Hello girls. Uh, Today's topic is problem of poverty in India. भारत में निर्धनता की समस्या। ये टॉपिक हम जो कर रहे हैं ये इंडियन इकोनॉमी के तहत हम पढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स या फिर हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो भारत में पॉवर्टी जो है वो गरीबी, निर्धनता जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ी हुई है। तो इस समस्या के बारे में हम आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज का जो विषय रहेगा भारत में निर्धनता की समस्या। इस विषय के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे गरीबी क्या होती है, गरीबी के मायने क्या हैं, किस व्यक्ति को निर्धन किया कहा जाएगा, जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत में इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में गरीबी की स्थिति क्या है, क्या इसके पैमाने हैं, इसको कैसे मापा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में गरीबी की समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है। उसके बाद भारत में जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण हम जो है वो पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे कि भारत में इतने सारे कार्यक्रम और इतनी परिस्थितियाँ, इतने प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी गरीबी की समस्या अभी भी बनी हुई है। तो इन प्रोग्राम्स के फेलियर्स का कारण क्या है। तो हमारा जो आज का विषय है इसको हम शुरू करते हैं। विषय है हमारा प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता की समस्या। निर्धनता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले निर्धनता का अर्थ क्या है। निर्धनता के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो निर्धनता से अभिप्राय है जब बेसिक नीड्स जो होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान की, या जिनको हम कह सकते हैं जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जब हम उन आवश्यकताओं को, कोई भी व्यक्ति जब उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, न्यूनतम आवश्यकताओं को जो जीवन से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और उनकी कार्यकुशलता से जुड़ी हुई है, न्यूनतम उपभोग की, रहन सहन की जो आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर पाता, तो उस व्यक्ति को या उस स्थिति को हम निर्धनता की स्थिति कहते हैं। निर्धनता की जब हम बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, जैसे भोजन वस्त्र और मकान, उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत आवश्यकताओं को भी जब कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता तो इसे हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। कि आप किसी भी रूप में देखिए वो व्यक्ति निर्धन ही है क्योंकि वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके जो मापदंड जो बनाए गए हैं अर्थशास्त्रियों ने, जो न्यूनतम निर्धनता को या निरपेक्ष निर्धनता को मापने के जो पैमाने हैं वो दो आधार से बनाए गए हैं। एक है कैलोरी मापदंड है, दूसरा है न्यूनतम व्यय मापदंड। जो कैलोरी मापदंड है ये विचारधारा ज़्यादा भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत में इसी विचारधारा का प्रचलन ज़्यादा है। बाद में इसको मौद्रिक जो है या न्यूनतम उपभोग व्यय के अंदर परिवर्तित किया गया है, लेकिन न्यूनतम उपभोग व्यय के अंदर इसको जब परिवर्तित किया गया है तो उसका आधार भी कैलोरी मापदंड ही है। कैलोरी मापदंड क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने न्यूनतम न्यूट्रिएंट्स को वाला भोजन ले सकता है। भोजन आप जानते हैं, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो उनसे हमें एनर्जी जो मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो कैलोरीज़ में मापी जाती है। तो भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको कैलोरीज़ में मापा जाता है। तो भोजन की न्यूनतम मात्रा जिससे कि हमें 2100 कैलोरी तो शहरी क्षेत्र में प्राप्त होती है न्यूनतम, और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में, यदि हमें 2400 कैलोरी वाला भोजन कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त कर पा रहा है अपनी आय के द्वारा, या फिर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। यदि वो इन कैलोरीज़ का भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। न्यूनतम उपभोग व्यय जो है एक्सपर्ट
कमेटी भारत के अंदर बनाई गई थी। तेंदुलकर कमेटी के नाम से भी इसको माना जाता रहा है। इस एक्सपर्ट कमेटी का क्या मानना था, एनएसएसओ के सर्वे में इसको निर्धारित किया गया था और 2011-12 में इस जो एक्सपर्ट कमेटी थी, इस 68 एनएसएसओ का सैंपल सर्वे था, उसने ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति 2011-12 की कीमतों पर यदि शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कमा पा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में यदि 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम कमा पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मानी गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में फिज़िकल वर्क करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में मानसिक रूप से काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो कैलोरी मापदंड के अनुसार शहर में कम ऊर्जा का भोजन और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ऊर्जा के भोजन को मान्यता दी गई है। जबकि आय के हिसाब से हम देखते हैं तो शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये रखे गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816, क्योंकि ऐसा माना जो एम्पिरिकल स्टडी है वो ये दिखाती है कि शहरी क्षेत्र में जो कीमतें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। शहरी क्षेत्र 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि से कम कमा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम कमा रहा है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। सापेक्ष जो निर्धनता होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता में एक मुख्य फ़र्क है। सापेक्ष जो निर्धनता होती है वो रिलेटिव, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में आपके पास, किसी व्यक्ति के पास यदि संसाधन कम है तो वह सापेक्ष रूप से गरीब माना जाएगा। अगर हम मान लीजिए मेरी 1 लाख रुपए इनकम है और मेरे पड़ोसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसकी तुलना में मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे पास संसाधन कम है, या मेरे पास गाड़ी कम है, मकान कम है, या जो भी सुख सुविधाएं हैं उसकी तुलना में कम है। अगर मैं अपना कंपैरिजन अब रिलायंस के साथ करूँ या मैं किसी धनाढ्य व्यक्ति के साथ, टाटा के साथ करूँ तो उसकी तुलना में मैं गरीब हूँ, लेकिन संसाधन तो मेरे पास सारे हैं। तो मेरी जो निर्धनता है वो निरपेक्ष रूप से निर्धनता नहीं है क्योंकि मैं अपनी बेसिक नीड्स बहुत अच्छे से पूरा कर पा रही हूँ। लेकिन जब उनकी किसी अन्य व्यक्ति या किसी राष्ट्र की तुलना जब किसी अन्य राष्ट्र से की जाती है जिसकी आय वर्तमान राष्ट्र से अधिक होती है तो वो राष्ट्र या व्यक्ति सापेक्ष रूप से गरीब कहलाएगा। तो तुलनात्मक जो अंतर होता है उसमें जब किसी राष्ट्र को या किसी व्यक्ति को नीचे माना जाता है या पाया जाता है तो वह तुलनात्मक रूप से गरीब माना जाता है, निर्धन माना जाता है। ये एक टेबल देखिए, इसमें दिखाया हुआ है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से प्रति व्यक्ति डॉलर्स के रूप में अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की तुलना करते हैं तो यूएसए में ये 56,850 डॉलर है, जबकि बांग्लादेश के अंदर 13,030 है प्रति व्यक्ति जो एनुअल इनकम है डॉलर्स में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बांग्लादेश का जो व्यक्ति है वो अमेरिका के व्यक्ति की तुलना में तो गरीब है यूके की तुलना में, और यूके और यूएसए का करें तो यूके की भी जो है यूएसए की तुलना में गरीब है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपैरिजन जब हम इस तरह का करते हैं तो ये जो निर्धनता होती है ये सापेक्ष निर्धनता होती है। निरपेक्ष निर्धनता में हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। उसके बाद है इस टेबल के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय के आधार पे भारत का विश्व के अंदर 78वां स्थान है। 203 के करीब राष्ट्र हैं और उन ज़्यादातर 180 या 190 देशों का ये कंपैरिजन होता है क्योंकि बहुत सारे लिस्ट में शामिल नहीं हैं। तो जब ये कंपैरिजन किया जाता है तो उसके हिसाब से भारत का 78वां स्थान है। जो प्रतिवर्ष यूएन द्वारा जो डाटा और वर्ल्ड बैंक द्वारा जो डाटा किए जाते हैं इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली लोअर मिडिल इनकम के अंदर ही हमारा राष्ट्र आता है।
तो उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा क्या है। बीपीएल, जिसे आप लोगों ने सुना भी है, बीपीएल होते हैं, बीपीएल कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, येलो कार्ड, पिंक कार्ड इंडिया के अंदर जो बने हुए हैं। पिंक कार्ड बीपीएल फैमिलीज़ के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो लोग निरपेक्ष रूप से गरीब हैं, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि इतनी कैलोरीज 2100 और 2400 कैलोरी का भोजन क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं। और जो लोग इससे अधिक क्रय शक्ति रखते हैं, जो 816 और 1000 रुपये की हमने पढ़ी थी, वो लोग क्या माने जाते हैं, अबोव पॉवर्टी लाइन माने जाते हैं, यानी कि वो निर्धन नहीं है। तो निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता रेखा असल में लोगों की संसाधनों की उपलब्धता को लेकर, न्यूनतम आवश्यकताओं को लेकर जनसंख्या को दो भागों में बांटती है। अबोव पॉवर्टी लाइन जिनको एपीएल माना जाता है, जिनके पास न्यूनतम क्रय शक्ति है, और दूसरे वो हैं जिनके पास न्यूनतम क्रय शक्ति नहीं है, वो कहलाते हैं बीपीएल। तो भारत के अंदर जब हम निर्धनता रेखा का निर्धारण देखते हैं तो 1962 के अंदर प्रोफेसर कार्गिल और प्रोफेसर एन गुलाटी और डॉक्टर लोकनाथ आदि ने किया था। इन्होंने उस समय की न्यूनतम जो इन्होंने आधार बनाया था, न्यूनतम दैनिक आहार की आवश्यकताओं को और जीवन की अन्य आवश्यकताओं जैसे कपड़ा, भोजन, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि को पूरा करने लायक है। तो 1960-61 की कीमतों पर इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति महीना उपभोग व्यय 25 रुपये रखा गया था। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति एक महीने में 20 रुपये कमा पा रहा है और शहरी क्षेत्र में वह 25 रुपये कमा पा रहा है, तो उसको निर्धनता रेखा से एपीएल श्रेणी के अंदर माना गया है, और जिनकी इनसे कम है उसको बीपीएल श्रेणी में माना गया है। भारत के अंदर एनएसएसओ के जो मानक निर्धारण किए हैं 2004-05 के अंदर, इसके अनुसार कैलोरी वाला मामला अपनाया गया था, जो मैंने अभी बताया था 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी का। तेंदुलकर कमेटी थी, उस कमेटी के अनुसार ये निर्धारण किया गया था, और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने पैसे की आवश्यकता थी। 4 और 5 में इन कीमतों 2004-05 की कीमतों पर 368 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 559 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि कमा पा रहा है तो उसको एपीएल माना गया था। और 2011-12 में एक्सपर्ट कमेटी ने 68 सर्वे के अंदर इनको फिर से रिवाइज़ किया गया, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के अंदर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया। लेकिन इसको हम यदि यूएन की जो हमारी वर्ल्ड बैंक है और यूनाइटेड नेशन है, उनकी क्राइटेरिया पर अगर हम मापते हैं तो भारत के अंदर जो भारत के डाटा थे, एनएसएसओ के 68वें सर्वे के जो डाटा थे, उनके आधार पर ये 21.9% पॉपुलेशन उस समय पर भारत में गरीबी रेखा के नीचे थी। और यदि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जिसके अनुसार 1.9 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति दिन यदि कमा पा रहा है, तो उसके आधार पर 2012 में भारत की 21.3% जनसंख्या लगभग बराबर है गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। लेकिन 2016 के अंदर ये डाटा रिवाइज़ किया गया और इसके अनुसार 1.9 की जगह 3.1 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति, क्योंकि उसके बाद से जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं और उसके हिसाब से न्यूनतम प्राइसेस बढ़े हैं, तो उसके हिसाब से न्यूनतम 3.1 यानी कि लगभग $3 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति एक दिन में कमा पा रहा है, नहीं कमा पा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और उसके हिसाब से भारत की, देखिए दिस इज़ एस्टोनिशिंग, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि 58% पॉपुलेशन जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, यानी कि मोर देन 50% पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन इज़ अर्निंग लेस देन $3 यूएस डॉलर पर डे से नीचे कमा रही है। इस टाइम में एक्सचेंज रेट लगभग 70 रुपीज़ है, तो 7 या 21 ये हो गया 210 रुपये, यानी कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन हमारे यहाँ 210 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। ऐसी जनसंख्या की संख्या कितनी है? अराउंड 60%, यानी कि मोर देन 50% पॉपुलेशन इज़ अवर बिलो पॉवर्टी लाइन। वो प्रतिदिन के 200 रुपये 210 रुपये भी नहीं कमा पा रही है।
तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग भी है ये। चलिए लेट्स, तो भारत के अंदर जो एक और क्राइटेरिया है कि बेसिक नीड अप्रोच टू डिफाइन पॉवर्टी, इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से कई जो फूड एसेसिबिलिटी के आधार पर इस क्राइटेरिया को मापा गया है। यूनिसेफ आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन की एक चाइल्ड्स को लेकर एक एजेंसी है जिसको यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। फूड सिक्योरिटी जो है वो इस टाइम सबसे टॉप पर है कंसेप्ट। फूड सिक्योरिटी क्या है कि विश्व में अनाज की पैदावार होने के बावजूद आधे से ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व की भूखमरी का शिकार है। एक तरफ अनाज को बर्बाद किया जा रहा है, भोजन को बर्बाद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अराउंड 50% पीपल ऐसे हैं कि जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम मानव कल्याण की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र में लोगों का कल्याण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक्स का उद्देश्य ही मनुष्य के कल्याण, संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा करना है ताकि मनुष्य के कल्याण में हम कार्य कर सकें। और वहाँ पर भी रिसोर्सेज, ऐसी बात नहीं है कि अनाज की कमी है, लेकिन अनाज की उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं, सोशल फैक्टर भी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, जिसके कारण विश्व के बहुत सारे लोगों को, जनसंख्या को भोजन उपलब्ध नहीं है। तो उनको भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। तो उन संस्थाओं के अंदर एक संस्था यूनिसेफ है। उसके बाद एक और संस्था है फूड, FCI है। FCI इंडिया के अंदर काम कर रहा है। एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एजेंसी काम कर रही है फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो ये जो एजेंसीज़ हैं, इनके अनुसार लोगों को जो भोजन मिल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भोजन की उपलब्धता ही नहीं है। तो इसने जो क्राइटेरिया माना है गरीबी का, वो माना है कि हमारे यहाँ भोजन कैसा मिल रहा है, क्वालिटी क्या है, इज़ इट न्यूट्रिएंट फुल और नॉट। और लोगों को जिनको भोजन जो न्यूट्रिएंट रहित, मतलब कि वो खाने को अनाज है लेकिन उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा कम है, और उसका नतीजा क्या मिलता है कि या तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, या वो जल्दी मर रहे हैं, या फिर उनकी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए, खास उम्र में 3 साल के बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए, 6 महीने के बच्चे की हाइट, मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए। आप देखिए, आप जब बच्चे का चार्ट, इंजेक्शन चार्ट लेते हैं तो उसमें बाकायदा से हाइट और वेट का चार्ट भी होता है। बच्चे को जब इंजेक्शन के लिए लेके जाते हैं तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसका हाइट और वेट का चार्ट लिया जाता है। वो इसीलिए लिया जाता है कि कहीं बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा। तो कुपोषण के हिसाब से जब हम देखते हैं तो इस क्राइटेरिया पर जो पॉपुलेशन की क्वालिटी को जांचने का, उसकी पॉवर्टी और न्यूट्रिशन लेवल को मापने के लिए उनके हाइट और वेट का स्टैंडर्ड लिया जाता है। आई वॉज रीडिंग अ पेपर येस्टरडे, तो उसमें भी यही था कि स्टंटेड जो बच्चे हैं, पॉपुलेशन है, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है भारत के अंदर। स्टंटेड होता है कि भाई न्यूनतम पैमाने से कम हाइट, और वो तभी होती है जब बच्चों को पोषण पूरे तरीके से नहीं मिल पाता। और बच्चों को पोषण क्यों नहीं मिल पाता? गरीबी के कारण वो पोषण नहीं मिल पाता। तो वर्तमान में 5 वर्ष से कम आयु वाले भारतीय बच्चों में 47% बच्चे निर्धारित वजन से कम वजन के हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका कारण क्या है कि पीपल आर लिविंग बिलो द स्टारवेशन लाइन, भूखमरी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न भी नहीं खरीद पाते और अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को भी नहीं खरीद पाते। तो इसके अंतर्गत एक नई परिभाषा के गठन किया गया है कि जीवन यापन के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर जो व्यय करना पड़ता है, उसके आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित किया जाता है। भारत में यदि डाटा हम देते हैं कि भारत के अंदर गरीबी का ट्रेंड क्या है, तो निर्धन व्यक्तियों की संख्या तथा इनकी कुल जनसंख्या के हिसाब से 2 चीज़ें हैं। एक टोटल पॉपुलेशन में इनकी परसेंटेज क्या है और टोटल इनकी संख्या कितनी है।
1973-74 में 25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन गरीब थी और 2011-12 के अंदर ये 26.93 करोड़ है, लगभग बराबर है। लेकिन ये देखिए 2004-05 के अंदर ये 40 करोड़ हो गई थी, तो फिर 2009-10 में ये घटकर 35.47 करोड़ हो गई। यानी कि एब्सोल्यूट नंबर में पीपल हम बिलो पॉवर्टी लाइन लेते हैं तो लगभग ये स्टेगनेंट है, बीच में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। 25 करोड़ से हम 26 करोड़ पर आज खड़े हैं। लेकिन परसेंटेज वाइज टोटल पॉपुलेशन का अगर हम साइज़ देखते हैं तो पहले मोर देन 50% हमारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी और अब टोटल पॉपुलेशन के ये 21.9%, 54 और 21.9, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर्स में तो पॉपुलेशन इतने ही करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन टोटल पॉपुलेशन के हिस्से के हिसाब से देखते हैं तो हमारी जो पॉवर्टी है उसमें गिरावट आई है निर्धनता के अंदर। इसके कई पहलू हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सच में घटी है या नहीं घटी है। नंबर ऑफ पुअर पीपल इज़ स्टिल देयर, केवल जनसंख्या बढ़ी है, इसलिए कुल जनसंख्या बढ़ने के कारण आपकी केवल और केवल परसेंटेज डाउन गई है। तो ये फीचर्स हम आगे करेंगे। ये नीचे आपकी NSSO की रिपोर्ट दी गई है, इसमें बताया गया है कि निर्धनता मापन के तेंदुलकर ने जो 2004-05 में कैलोरी का जो स्टैंडर्ड दिया था उसके अनुसार 40.72 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इसमें से 32.58 करोड़ व्यक्ति गरीबी क्षेत्र में। देखिए शहरों की जो गरीबी है दैट इज़ ऊज आउट फ्रॉम द रूरल एरिया। जो शहरी क्षेत्रों के अंदर गरीबी है उसका कारण कई कारणों में से एक मुख्य कारण ग्रामीण निर्धनता का शहरों की ओर मूव करना है, शहरों में छलकना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी शहरी क्षेत्र की तुलना में कम से कम 4 गुना है। ठीक है, तो वर्ष 11-12 के अंदर हम निर्धन जनसंख्या कम होकर 26.93 करोड़ हो गई है। इसमें से 21.65 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि शहरी क्षेत्र में 5.28, लगभग मतलब कि 4 गुना की हम बात कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो निर्धनता है वो शहरी क्षेत्र की लगभग 4 गुना है। ये डाटा इसी तरीके के हैं, ग्रामीण शहरी संयुक्त, ग्रामीण शहरी संयुक्त, ग्रामीण शहरी संयुक्त, ग्रामीण शहरी संयुक्त जो है निर्धनता को दिखाया हुआ है। गांव और शहरों की जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जनसंख्या का 25.7% हिस्सा, जबकि शहरी क्षेत्र का 13.7% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। अंतर्राज्यीय तुलना करते हैं, रीजनल अगर हम डिस्पैरिटीज़ देखते हैं तो पॉवर्टी जो है अलग अलग क्षेत्र के अंदर ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता और कुल निर्धनता का हम ये आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत है। इसमें देखिए कुछ राष्ट्र छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। लगभग छत्तीसगढ़ में तो देखिए अराउंड 45% यहाँ पर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और ऑन एग्रीगेट देखते हैं तो 40% यहाँ पॉपुलेशन है। और जबकि भारत के जो प्रोस्पेरस राज्य हैं जिनको हम साधन संपन्न राष्ट्र बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर वाइज भी फर्टाइल एरिया है, उद्योग धंधे NCR रीजन में होने के कारण इनको फ़ायदा है, तो ये प्रोस्पेरस स्टेट्स हैं हरियाणा और पंजाब। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पॉवर्टी जो है सिंगल डिजिट में है, 8% हरियाणा के अंदर 11% है, ऑलमोस्ट मतलब कि 10% के अराउंड है। 40 और 10 में तो काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो कुछ राज्यों में बहुत अधिक है और इसके कारण बहुत सारे हैं। संसाधनों की उपलब्धता की बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, लिटरेसी की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। तो इन सारे कारणों से उनकी पोजीशन की बात कर सकते हैं, साइज़ की बात कर सकते हैं, जिसके कारण इन पॉलिटिकल रीजंस भी हैं कि पॉलिटिकल विल पावर के कारण भी वो राज्य पिछड़े हुए हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण कुछ राज्यों के अंदर निर्धनता बहुत ज़्यादा है। 5 राज्य हैं जिनको हम बीमारू स्टेट्स के नाम से जानते हैं। B स्टैंड्स फॉर बिहार, M स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश, M स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश, A स्टैंड्स फॉर बीमारू, A स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, इसको नहीं दिया हुआ।
R स्टैंड फॉर राजस्थान, U स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश, O स्टैंड फॉर लास्ट में उड़ीसा के लिए आता है। तो बीमारू स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स जो हैं इंडिया के अंदर लोवेस्ट स्टेट्स इनकम जनरेटिंग है, मोस्ट पॉवर्टी रिडन स्टेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। बीमारू स्टेट्स बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आंध्रा भी इसमें है, आंध्रा का यहाँ पर डाटा नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली भी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है पुअर स्टेट्स में ही आता है। यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। श्रीलंका वगैरह के अंदर ये जो है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है श्रीलंका के अंदर लेस देन 2% है। यूके, यूएसए, जापान, जर्मनी में इन सब में लेस देन 1% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद बात आती है तो इसके हिसाब से हम अभी काफ़ी पीछे हैं। देर आर माइल्स टू गो टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। निर्धनता के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। जनसंख्या भारत के अंदर आप जानते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार 121 करोड़ है, जबकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, प्रीवियस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो 1.3 है, 1991 के अंदर ये 2.3 था, 2001 के अंदर ये 81 के अंदर ये 2.3 था, फिर ये 2.1 हुआ, फिर 1.9 हुआ और 2011 की जनगणना के डेमोग्राफी के अनुसार, सेंसस के अनुसार ये 1.3% था। इसके हिसाब से भी अगर 2021 में अभी हमारा नेक्स्ट राउंड ऑफ सेंसस के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं तो अभी जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से पॉपुलेशन लगभग 135 से 140 करोड़ के करीब हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या जब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जबकि हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या का रिसोर्सेज पर दबाव बनना आवश्यक है। और इतनी भारी जनसंख्या के लिए लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को अवेल करवा पाना बहुत बड़ी समस्या है। जो इनकम जनरेटिंग रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज कर पाना बहुत बड़ी समस्या है। तो भारत के अंदर गरीबी का सबसे मुख्य कारण जो है वो है पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो इसकी वजह से ना तो सरप्लस जनरेट हो पा रहा है जिसको रीइन्वेस्ट करके हम एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर सकें, और जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से केवल लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही है, और वो भी सभी लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है। उसके बाद हम बात करते हैं कीमतों में